नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। 1 जून को हिमाचल प्रदेश में लोग जहां सांसद को चुनने के लिए अपने मत का प्रयोग करेंगे, तो हिमाचल विधानसभा की 6 सीटों पर इस बार उपचुनावों का रन काफी रोचक रहने वाला है। हम लगातार आपको हिमाचल प्रदेश की इन तमाम 6 विधानसभा की इन सीटों पर किस तरीके से सियासी रन है, उस पर लगातार खास बातचीत सुना रहे हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण सीट धर्मशाला की है और इस धर्मशाला की सीट पर सियासी रन काफी रोचक रहने वाला है, क्योंकि यहां पर भी 15 महीनों में यहां की जनता दूसरी बार अपने मत का प्रयोग अपने नए विधायक के लिए करने जा रही है। तो आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह जग्गी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, किस तरीके से आप देखते हैं कि राज्यसभा चुनावों के बाद जो ये परिस्थितियां बदली, तो कई जगह पर लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे कि विधानसभा चुनावों में जिन्हें टिकट मिले उनके लिए जो है वो आपदा में एक अपॉर्चुनिटी जो है लेकर आई है। तो आप इस पूरी स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? आपदा भी थी और अब अपॉर्चुनिटी भी आई है, अब चुनौतियां भी बहुत सारी रहेंगी, तो किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो जनता में जो चर्चा है वो तो ये है कि अच्छी सरकार चली हुई थी और इन लोगों ने जो 6 विधायक जहां पे हैं, पूर्व विधायक जहां पे उपचुनाव हो रहे हैं, इन लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की है। दूसरा, लोगों में ये लग रहा है कि हिमाचल में ये पहली बार ऐसा हुआ है। उपचुनाव कब होते हैं? जब एमएलए या तो दूसरा इलेक्शन लड़ने चला जाए, लोकसभा में चला जाए जी, या कभी किसी की मृत्यु हो गई हो, उस परिस्थिति में बाई इलेक्शन होती है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधायक चुने गए वो कांग्रेस पार्टी से और चले गए वो भाजपा में 14 महीने में। तो लोगों में ये चर्चा है कि ऐसी क्या मजबूरियां इनको पड़ गई और अच्छी सरकार चली हुई थी और 14 महीने में इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। और स्पेशली अगर मैं धर्मशाला की बात करूं जी, तो धर्मशाला में कुछ और चीजें बहुत हैं यहाँ पे कि एक तो 14 महीने में जो धर्मशाला के विधायक थे वो ये रखते रहे कि मुझे मंत्री बनाओ, और इन 14 महीनों में उन्होंने जनता से बिल्कुल दूरी बना के रखी। जनता से खुद मिले, जब जनता उनके पास मिलने गई तो अपने घर के दरवाजे बंद रखे। तो ये जो इलेक्शन चला हुआ है, ये इसमें जनता में धर्मशाला में तो बहुत रोष है। उनको लगता है कि उस विधायक ने हमें ठगा है, हमारे साथ विश्वासघात किया है, हिमाचल की संस्कृति के साथ विश्वासघात किया है, कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया, सरकार के साथ विश्वासघात किया। तो अभी तो इलेक्शन चला है और जहां जहां हम लोग घूम रहे हैं वहां जनता का रिस्पांस जो है वो उनके अगेंस्ट बहुत चला। बहुत लंबे समय से जिस तरीके से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए थे, क्योंकि तमाम 6 जो ये पूर्व विधायक हैं वो अब कांग्रेस से बीजेपी में जो हैं वो जा चुके हैं और उन्हीं के चुनाव चिन्ह पर इस बार दोबारा से जो है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में दोबारा से लड़ने जा रहे हैं। धर्मशाला सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी गुत्थम गुत्थी रही, बहुत लंबा समय लग गया आपके नाम का अनाउंसमेंट होने में। तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्या थोड़ी देरी हो गई? क्योंकि अब सिर्फ कुछ दिन बचे हैं मतलब मतदान होने के लिए, तो आप इस चुनौती को किस तरीके से टैकल कर रहे हैं? देखिए, 2 चीजें इसमें हो सकती हैं। एक तो जो 2012 में सुधीर शर्मा जी धर्मशाला में आए बैजनाथ से, क्योंकि वो रिजर्व हो गया। 12 और 22 के बीच में 10 साल का अंतर था। तो जो संगठन में जो लोग थे कांग्रेस के, उनको उन्होंने धीरे धीरे साइडलाइन किया था। नए लोग जो थे, पेड वर्कर वगैरह रखे थे। तो जब एकदम से वैक्यूम आता है, जब कोई एस्टेब्लिश्ड आदमी जो है वो पार्टी छोड़ता है, तो थोड़ा सा वैक्यूम आता है। तो थोड़ा कारण ये था कि सबको इकट्ठा करना था और संगठन को मजबूत करना था। दूसरा, क्योंकि समय इसलिए लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ये देखना चाहती थी कि लोग सर्वे वगैरह चलते हैं, हर पार्टी सर्वे करवा रही है कहाँ पे क्या होना चाहिए, और बेस्ट की तरफ वो लोग जा रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि बाकी लोग भी इसमें दौड़ में थे, और जो सर्वे चले और उसमें जो उनका सर्वे में जो रिपोर्ट्स आई, उसको धीरे धीरे डे बाय डे कहाँ क्या चला हुआ, वो सारी चीजें चली हुई थी। और मुझे लगता है कि
हो सकता है ये हाईकमान का कोई रणनीति उनकी उसका कोई पार्ट हो ये, लेकिन धर्मशाला की जनता जब से ये लोग 2 महीने से बाहर रहे हैं तब से ये मन बना चुकी है कि इलेक्शन में करना क्या है। और संगठन को मजबूत करने के लिए पिछले 2 महीनों से ये जो चला होता उसमें हम लोग, चाहे मैं था या कांग्रेस का कोई भी आदमी, वो हर बूथ पे जाके संगठन को मजबूत करने के लिए लगे हुए थे। तो इलेक्शन में तो चल पड़े थे। हाँ, जो सामने से जो भाजपा के जो प्रत्याशी बने हैं उनके लिए ये था कि वो 14 महीने का जो गैप उन्होंने जनता को बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि जलील टाइप किया उन्होंने, ना वो मिले ना घर के दरवाजे लोगों के लिए खोले। तो ये रोष जो था, उस रोष को पढ़ने के लिए कि कहाँ कैसा था, ये समय थोड़ा सा लगा, लेकिन धर्मशाला की जनता बिल्कुल तैयार बैठी हुई है वोट कहाँ करना है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लगातार जो है वो प्रचार प्रसार दोनों ही पार्टियों की तरफ से आगे बढ़ता जा रहा है, बीजेपी के बड़े नेता जो हैं तमाम मंचों से ये भाषण देते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस को जो है कैंडिडेट्स जो है वो मिल नहीं रहे हैं, तो फिर आप कैसे तैयार हुए? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि बीजेपी जो कह रही है कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, वो तो कांग्रेस के कैंडिडेट उन्होंने लेके, उनके अपने कैंडिडेट वहां नहीं थे, वो तो सारी कांग्रेस के कैंडिडेट पे ही खेल रही है दाव। और जो बात आप हमारी कर रहे हैं, देखिए मैं पिछले 25 वर्षों से इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैंने जो रूरल जो पंचायती राज में 3 टायर सिस्टम होता है, और मैंने पंचायती राज के इलेक्शन लड़े हैं जी। मैं उप प्रधान रहा हूं, मैं जिला परिषद मेंबर रहा हूं। हम लोग जब कॉरपोरेशन में मर्ज हुए तो काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बना, फिर 2.5 साल के बाद फिर मौका मिला तो मेयर बना, और फिर दोबारा इलेक्शन हुए कॉरपोरेशन में काउंसलर के इलेक्शन में, तो मैं फिर काउंसलर बना। लगभग पिछले 25 वर्षों से मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ यहाँ पे और जीतते आ रहा हूँ। तो जनता का जो विश्वास हमारे पर है, आजकल आपको पता कि छोटे इलेक्शन लड़ना बहुत टफ होते हैं, आदमी बार बार जीतता है तो सामने वाले बोर भी हो जाते हैं कई बार बार, लेकिन हम लोगों ने जनता से बहुत प्रेम बना के रखा और जनता ने भी हमारे पर बहुत विश्वास जताया और हमारा साथ दिया हमेशा। तो मुझे लगता है कि, और हम पार्टी के साथ चले हुए, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें उसमें क्लब होती हैं, क्योंकि हमने पंचायती राज में भी काम किया और अर्बन बॉडी में भी सारा काम किया। और आप देखिए धर्मशाला में 50% जो वोटर जो पोलिंग होगी वो कॉर्पोरेशन की होगी, टोटल पोलिंग का 50% कॉर्पोरेशन ने कहा जी। तो मुझे लगता है सर्वे में ये सारी चीजें हाईकमान देखता होगा, तो उस हिसाब से उन्होंने हमारे को विश्वास जताया है। और सबसे बड़ी बात यह है धर्मशाला की कि धर्मशाला में बड़े साल हो गए, मुझे लगता है 30 साल हो गए होंगे, 35 साल हो सकते हैं, कि यहाँ पे कांग्रेस का जो प्रत्याशी रहा, या तो वो राजघराने से रहा या फिर वो रहा जो जिसके पेरेंट्स जो थे वो मंत्री वगैरह रहे। बाई इलेक्शन में एक यहाँ पे जो कैंडिडेट आए थे विजय करनी, वो आम परिवार से थे, कांग्रेस परिवार से थे, लेकिन बाई इलेक्शन सरकार के साथ था तो सरकार जीत गई उसमें। पहली बार ये हो रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता में से किसी को टिकट दिया है, ये एक अच्छी चीज होती है। चलो मुझे दिया, किसी और को भी दिया होता पार्टी, ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि वर्कर में ये एक मैसेज जाता है कि पार्टी के साथ जुड़े रहने और पार्टी का काम करने पर ऐसा मौका मिल सकता है। ये बहुत अच्छी पहल हमें लगी और इसका नतीजा हमें ये मिल रहा है कि जो कांग्रेस का वर्कर जो 12 साल या 10 साल से पार्टी से बाहर था, क्योंकि जब से सुधीर शर्मा जी आए थे उन्होंने धीरे धीरे कांग्रेस को तोड़ने का काम शुरू कर दिया था, अब वो सारे लोग इकट्ठे हुए। किस तरीके से आप देखते हैं कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो काफी लंबे समय से कांग्रेस से ही चुनाव जो है वो जीतते आ रहे हैं और कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, अब जो है वो स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है, आपके ही पुराने साथी अब आपके प्रतिद्वंदी हैं, तो जनता के बीच जाकर किस तरीके से जो है वो समन्वय बिठाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक ही पार्टी के 2 दिग्गज जो हैं अब अलग अलग तरीके से जो चुनावी रण में है? देखिए, जनता तो जनार्दन है, जनता न्याय करती है। 2012 में जब ये धर्मशाला में आए तो लोगों ने इनको बहुत प्यार दिया
तकरीबन मुझे लगता है कि 15-16 दिन में इलेक्शन जीत भी गए। इनको एबीसी नहीं पता थी यहाँ की कौन सा बूथ कहाँ है। धर्मशाला के कांग्रेस के लोगों ने हर बूथ पे पहुंचाया और जीत दिलवाई लगभग 5,000 के उसमें। और क्योंकि मुख्यमंत्री माननीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के खास माने जाते थे तो उन्होंने उनको मंत्री बनाया कैबिनेट रैंक का। और 12 के बाद जब 17 का इलेक्शन हुआ जी तो वो हार गए, जबकि वीरभद्र सिंह का पूरा आशीर्वाद इनके ऊपर रहा। और बहुत सारे लोग नाराज होते थे कि सारे काम सुधीर पूरे हिमाचल में करवा रहा है, हर जगह उसकी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो 17 में हार गए। वो क्या था कि जो उनका 12 से 17 का जो समय था वो धर्मशाला के लोगों के लिए बहुत अलग सा माहौल था। धर्मशाला के लोग बड़े शांतिप्रिय रहे। चंद्रेश कुमारी जी लड़ती थी, किशन कपूर जी लड़ते थे, एक जीतता था कभी दूसरा जीतता था, लेकिन यहाँ के माहौल में फर्क नहीं पड़ता था। जनता कभी उसको जितवाती थी कभी उसको जितवाती थी, लेकिन ठीक है जनता जितवाती है, जिसको जितवाती है वो चलता था। लेकिन 12 और 17 के बीच में धर्मशाला में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जी कि धर्मशाला के लोगों को ये लगा कि जिस व्यक्ति को हम बाहर से यहाँ पे आया और हमने जितवाया वो व्यक्ति धर्मशाला के माहौल को खराब कर रहा है। तो 2022 के चुनावों का रिजल्ट तो 2022 में जब सुधीर शर्मा जी को ये लगा कि अब सरकार ने गारंटियां बहुत दे दी, ओपीएस पे सरकार ने बात कर दी, और क्योंकि जो कर्मचारी थे वो भाजपा के विरोध में थे, क्योंकि पूर्व के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जब विधानसभा में कहा कि अगर पेंशन लगानी है तो नौकरी छोड़े और विधानसभा में आए, उस बात का बहुत गुस्सा था। और सरकार ने जब गारंटी की बात की कि ओपीएस बहाल करेंगे, महिलाओं को 1500 रुपये जो पेंशन मिलेगी, तो एक माहौल बनना था। और क्योंकि ये व्यक्ति अपॉर्चुनिस्ट है तो इन्होंने देखा कि अब माहौल है, तो आप देखिए कि फिर भी वो इस माहौल में वो जीत गए और कितने मार्जिन से वो जीते। तो इनको क्योंकि अपॉर्चुनिस्ट है, इनको पता लग गया कि ये माहौल कांग्रेस की फेवर में है, हिमाचल में बदलाव चलता है, तो उस माहौल में जीत गए। और जब जीत गए तब ये फिर पुराने अपने रूप में आ गए। जैसे ही इलेक्शन जीते जी, अब कोई भी व्यक्ति चाहे पंचायत का प्रधान जीते या एमएलए एमपी जीते, तो जीतने के बाद जो वर्कर होता है उसका मोराल हाई होता है, वो मुबारकें देने के लिए घर पे जाता है, सभी लोग जाते हैं कि जी अच्छा हो गया, जोश होता है। तो भाई साहब तो जहां पे काउंटिंग वहीं से भाग गए और लोग घर पे पहुंचे, वहां तो कोई नहीं है। और उसके बाद 14 महीने हो गए, घर के दरवाजे उनके बंद रहे। तो ये जो लोगों का एक्सपीरियंस रहा कि कैसे व्यक्ति को हम ले आए। तो प्रचार प्रसार का दौर जो है वो अब युद्ध स्तर पर जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपके पास भी समय कम है, 1 जून को मतदान होना है। तो ऐसे में किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अगर प्रचार प्रसार या मंचों से जो भाषण की अगर बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, ये 6 के 6 बागी पूर्व विधायकों और पुराने उनके साथियों पर। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि जो ये आरोप प्रत्यारोप का तीखा रवैया है वो आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह होने वाला है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये तो सच्चाई और झूठ का इलेक्शन है। सच्चाई क्या है पूरे हिमाचल की जनता जानती है, और जीत तो सच्चाई की ही होती है। लोग ये समझते हैं कि सरकार आपदा में फंसी हुई थी, सरकार ओपीएस का काम कर रही थी, सरकार महिलाओं पे काम कर रही थी, और ये लोग अपने एजेंडे पे चले हुए थे। और ये जो माननीय मुख्यमंत्री की छवि जो इन दिनों ऊपर उठी है कि वो 4 बार एमएलए रहे और उनको कभी मंत्री नहीं बनाया गया, उन्होंने कभी ये काम नहीं किया कि सरकार के बदल देंगे या सरकार बीजेपी में चले जाएंगे या पार्टी के साथ गद्दारी करेंगे, कभी नहीं किया। और जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने और जब उनके काम करने की जो जील थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि पहली बार बने, लेकिन उनकी वर्किंग स्टाइल जो था हर आदमी से मिल रहे थे और उनका ये ग्राफ जो बढ़ रहा था, और जब इन लोगों ने ये वाला कांड कर दिया और इनको लगा कि अब गए भाजपा के नेता तो नए ड्रेस पे आ गए कि अब ओथ लेंगे, अब लेंगे। लेकिन जिन परिस्थितियों से ये लोग निकले, माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी दृढ़ता के साथ बाहर निकले और जनता ने इनको पसंद किया और इन्होंने
ये जो बार बार सीएम साहब कहते हैं कि बिक गए, उस बात को जनता ने माना। जनता ने ये समझ लिया कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसी क्या मजबूरी फंस गई कि ये चले गए। ऊपर से भाजपा ने जो 3 विधायक थे उनको भी ले गए जो इंडिपेंडेंट थे, वो तो इंडिपेंडेंट लड़े थे। अब उनकी क्या आ गई कि उन्होंने रिजाइन दे दिया वहां पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ घोटाला सबका हुआ ही है। तो जनता इस बात को समझ गई। अब आप देखना, ये जो बाई इलेक्शन हिमाचल में हो रहे हैं, इसका रिजल्ट जो होगा वो कांग्रेस की फेवर में होगा 6-0, क्योंकि लोग जब वोट डालते हैं जी, जिसको वोट डालते हैं उनकी भावनाएं उसके साथ जुड़ी होती हैं, और जो भावनाएं जुड़ी हैं कि इनको जीत के हमने भिजवाया है और ये काम हमारा करेंगे, लेकिन ये देखा गया कि ये तो अपने एजेंडे पे चले हुए और काम की 1 महीने से जो लोग बाहर होटल में बैठ रहे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को कैसे छोड़ सकते हैं? बहुत होता है 1 महीना। तो ये जो सारी चीजें, जनता इन सब चीजों से वाकिफ है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये टूरिज्म के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है, धार्मिक लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और एजुकेशन के लिहाज से भी ये पूरे स्टेट में काफी महत्वपूर्ण है। एजुकेशन में जो है इसे हब कहा जाता है। 70,000 से ज्यादा मतदाता यहाँ पर हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या आप भी आने वाले दिनों में आरोप और प्रत्यारोप के साथ जनता के बीच पहुंचेंगे, या जनता के मुद्दों के साथ, उनके साथ कनेक्ट करने के साथ? विकास की तरफ